यूटीसी नेट फर्स्ट पेपर यूनिट 8 के हम क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे अभी। आप बताएं, हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे एक पेपर के, अब आप इसको कोशिश करें करने की। क्वेश्चन 128। कौन, बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विल रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड वाइड वेब www इज करेक्ट। ये क्या कौन सा ऑप्शन में जाएंगे? पहला दिया है अ वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू कनेक्ट ऑन द www। सेकंड, तो गलत है सर, हाँ जी, वो गलत है सर। हाँ तो नीचे आपका ऑप्शन है ना ABCD है, ये सब आपको ऊपर तो आपका ये है। आप बताओ कि कौन सा करेक्ट बोलोगे आप? वेब ब्राउजर कंप्यूटर सिस्टम, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट फाइल्स अवेलेबल फॉर www, बी सही है। बी सही है, और ओके। हाँ हाँ, टीम बैनर, टीम बेमस, बेमस ली क्रिएटेड द www, और ये पता नहीं भाई। मोजाइक, मोजाइक वाज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर। बी तो वाला है, लेकिन बी तो दो जगह है, ए और बी और सी है, तो सी हो सकता है। और यहाँ सर सी, सी पार्ट सही है, आप सी कौन सा पार्ट सही बोल है। रहे हो? आप बोल रहे हो ये बोल रहे हो, मतलब ये सही है बोल रहे हो? आप कौन से बोल नहीं रहे सर, हो? बी 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 बी, आप ब्रेवो, पहले बी सही बोल रहे हो, ओके। ब्रेवो, ब्रेवो पार्ट, बी एंड ओके, सी। बी एंड सी बोल रहे हो आप? ये सर। ओके, तो हम देखते हैं कि कौन से करेक्ट होंगे। पहले इसमें ठीक है क्या सर। है कि क्या बोला गया कि हम एक चाहेंगे कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन प्रोसेस का भी फॉलो करेंगे, या करेक्ट आंसर जी सर, देखेंगे जो मतलब वही वही में सर पॉसिबल। मैंने भी फॉलो किया है। ए वाला पार्ट रॉन्ग है, इसलिए हमने एलिमिनेट कर दिया। ए के साथ बी है, ए वाला पार्ट हमने कैंसिल कर दिया, इसलिए सी बता रहा हूँ सर, आप बी एंड सी आप वाला। देखो, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। जी अब देखिए क्या बोला है लास्ट में, क्या बोला, मोज़ेक was the first widely used web browser। तो क्या ये सही है? अच्छा, पहला अगर ये सही होगा तो आपका ऑप्शन जी अपने आप को आपका क्लासिफाई कर देगा। जी और सर। आप बोलते हो कि वेब ब्राउजर इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट मेक्स फाइल अवेलेबल ऑन द www। तो वेब ब्राउजर इज ए कंप्यूटर सिस्टम कैसे हो गया? वेब ब्राउजर, ब्राउजर तो लेकिन कंप्यूटर सिस्टम कहाँ पे होगा? बोला है ना, इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट मेक्स फाइल्स अवेलेबल ऑन द सर www। ब्राउजर, सी वाला मैं पार्ट बोलो, सॉरी, सी में क्या बोला है? टीम बर्नर्स किसी और कंपनी। क्रिएटेड द www। तो ब्रिटिश आपका बर्नर्स, इनका नाम था ली, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब जो 1989 में उन्होंने इसको किए थे। उनके जो एक उस पर काम कर रहे थे शेर नाम के, CERN। तो वेब क्या होती है? ये ओरिजिनली आपका ये कंसेप्ट होती है, ये डेवलप होता है कि वो मीट करता है नए नए डिमांड, जो इत्यादि जो जो आपका जो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयरिंग करने के लिए साइंटिस्टों के बीच में, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के बीच में जो था उसके लिए किए थे। तो मोजाइक आपका जो है, मोजाइक आपका जो है पहला आपका वेब ब्राउजर है जो डिस्प्ले करता था इमेजेस को, उनके लाइन और टेक्स्ट के, मतलब आपका जो पहला जो काम होता था, मतलब इसके लिए सबसे पहले वो मोजाइक ही था। जो टेक्स्ट हम देखते थे कि इसमें अभी उसके बाद तो बहुत सारा ब्राउजर आ गया है, लेकिन सबसे पहले क्या था? मोजाइक था। तो आपके पास क्या हुआ, इन्होंने जो साइंटिस्ट का नाम है वो तो करेक्ट है। अगर साइंटिस्ट का नाम करेक्ट है तो सी जहां रहेगा वहां पे करेक्ट होगा। तो सी क्या है? दोनों में है, तो सी को हमें चेक करना भी नहीं था कि सी दोनों में है। अब बचा हमारा बी और डी के बीच में।
मोज़ेक जो आपका जो पहला वेब ब्राउजर था, फर्स्ट ही था, तो डी करेक्ट है। तो डी जब करेक्ट है तो सी और डी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। ये गलत है कि जो बी और जब आप जो ये बता रहे हो कि वेब ब्राउजर इज कंप्यूटर सिस्टम, वेब ब्राउजर कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। ये आपका एक सर्च हम करते हैं, जैसे गूगल आपका जो क्रोम वगैरह है, तो उससे हम उसको सर्च करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में आता नहीं है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा, मतलब सी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। 127 करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज आर रैंक्ड फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नीचे जो जो दी गई है, इसको करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करनी है, लार्जर टू स्मॉलर, यानी कि अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे के हो जाएंगे। कैच मेमोरी, कैच, रैम, हार्ड डिस्क या रजिस्टर, ABCD है। अब इसमें आपको चूज करनी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, आप बताओ कौन से होंगे। तो सबसे ज्यादा किसकी होंगी, हार्ड डिस्क की होंगी, तो सी से शुरू होगा। तो जो सी से शुरू नहीं है उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये भी सी से शुरू नहीं है और ये भी सी से शुरू नहीं है, तो बी और सी क्या हुआ, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब सी के बाद आप देखो कि सी से शुरू हो गया कि आप जानते हो कैश मेमोरी, रैम या रजिस्टर। आप जब कोई मोबाइल खरीदते तो क्या लिखी होती है मोबाइल पे, 100 आपका जैसे 128 GB लिखी होगी, या आप कंप्यूटर खरीदोगे तो उसमें लिखा होगा कि 512 GB या 1 TB, इस तरह लिखे होंगे। तो हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा होते हैं, तो सी से शुरू होगा। अब बताओ, चेक कर लो एक बार, आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में क्या क्या बोला है, सी बी डी है। रैम दोनों दोनों में ही है सर, बी पार्ट। सी बी दोनों में है। आपको डी और हाँ, ए को सी दो। चेक करनी है। तो डी क्या है आपका, हाँ, डी बोलता है कि आपका रजिस्टर है। और ए क्या है आपका, ए बोल रहा है कि आपका सी बी तो हो गया आपका हार्ड डिस्क है। एक कैच मेमोरी है, क्या तो ये सॉरी, हो जाएगा कैश आपका मेमोरी है। रजिस्टर वाला। रजिस्टर होगा पहले सर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए और डी में। ये हो जाएगा आपका दिस वन, ए वाला पार्ट, CBD। CBD। CBD बता रहे हो, ओके, याद जी रखना, सर। याद रखिएगा कैच कि कैच मेमोरी तो स्मॉलेस्ट होता है, फास्टेस्ट होता है। आ, याद रखना आप इसको कि इसका आपका जो पहले होती है हार्ड डिस्क, हम्म, ठीक है, और आती है आपका, एग्रीड। फिर आती है आपका कैच, अच्छा, फिर आती है, कैच आती है। हाँ जी, तो फिर तो आपका फिर आपका दूसरा आता है। वाला ऑप्शन। तो आप लोग नोट करते जाओ जो जो गलती हो रही है, बाकी लोग हम्म। भी करें, क्योंकि अभी आप यहाँ पे चुप रह सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो आपको बोलना ही पड़ेंगे, वहां चुप रहोगे तो आपको फिर आता है आपका रजिस्टर। गलत बोलना बड़ी बात नहीं है, सही करना बड़ी बात है, सब सब सही कर लो, जो जो हम्म। नहीं नहीं कर पा रहे हो, अटेम्प्ट करो, बात करो साथ में, करो, कोशिश करो। तो ये क्या होगा आपका, आपका ऑप्शन CBAD, मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 127 का एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, 21 में पूछा गया था ये। हार्ड डिस्क के बाद रैम, फिर कैच। 26 पे करते हैं, 126 पे करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कंप्यूटर वायरस के संबंध में नीचे दी गई कौन सी बातें सही है, सच्ची है। इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल इम्प्योरिटी which when present in the CPU causes it to malfunctioning। इसका हिंदी क्या हुआ, ये एक फिजिकल इम्प्योरिटी होती है, जिसका अगर सीपीयू में जाएगा तो वो क्या करता है, उसमें वो मैल फंक्शनिंग होता है, यानी कि वो इन्फेक्टेड हो जाती है। ये पहला ऑप्शन था। ये तो और फॉल्स है सर। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी में क्या है, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर एंड देयर बाय सेंड्स, एक सेकंड क्या लिखा होगा, इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, दैट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, देयर बाय सेंस
अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में ईमेल को सेंड करता है। तो आप भी हाँ जी जानते हो सर। कि ये कोई बहुत बड़ी मात्रा में ईमेल्स को सेंड नहीं करता। ईमेल जो सेंड करता है वो अलग चीज होती है, जो मार्केटिंग के लिए की जाती है, आपका एड वगैरह के लिए। ये वायरस में अच्छा आगे भी पढ़ते हैं। इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कॉपीज इटसेल्फ टू इनफैक्ट ए कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बहुत सारे कॉपीज को जनरेट करता है और इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को, बिना उसके मालिक के सहमति या उसके जानकारी के। आपसे परमिशन मांगेगा भी नहीं, कर देगा सारा। ट्रू है सर। यस, हाँ जी, ये ट्रू है, ये बेहतर Yes, उससे। sir. तो ये सही है। इट इज ए accumulation of dust on the hard disk causing it to नहीं, ये गलत है, ये ये गलत है। गलत है। तो हम भी देखते हैं कि ये आपका मतलब ये नॉर्मल जो आपका जो वायरस वगैरह होती है उससे मतलब नहीं होता है। ये आपका एक तरह के प्रोग्राम होती है, जिस प्रोग्राम ये सब क्या आपका जितने भी कंप्यूटर का काम होते हैं प्रोग्रामिंग होती है। और इसके उसको वायलेट करने के लिए एक दूसरे तरह का प्रोग्राम बनाते हैं, जो उसके काम को अपने कॉपी, जैसे हमारे कुछ हद तक वैसा ही होता है। जैसे हमारे बॉडी पे अगर वायरस आता है, एक आता है तो क्या करता है अपना मतलब वो मतलब कॉपीज बनाता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बना, या मतलब काफी हद तक बढ़ता जाता है और कुछ कुछ दिन बाद काफी बीमार हो जाते हैं। वैसे ही वो अपने जो वायरस होते हैं कंप्यूटर के, एक आपका ऐसे इस तरह का प्रोग्राम होते हैं जो हमारे जो प्रोग्राम जिस पे काम करते हैं, जैसे आपने अगर मतलब जैसे MS वर्ड पे काम कर रहे हो या किसी और चीज पे काम कर रहे हो, कि आपका जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी तो प्रोग्राम ही है, सेटअप प्रोग्राम ही होता है। उसी को अगर वो इंफेक्टेड कर देगा तो आपका प्रोग्राम रनिंग नहीं करेगा, या तो बहुत स्लो हो जाएगा, या तो आपका सिक्योरिटी में दिक्कत करेगा। तो ये सब चीजें मतलब हो सकता है। इसलिए जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन सी सही है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट हो, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि वायरस वगैरह तो हम लोग फैमिलियर है ही ऑलरेडी, तो इसी के लिए हम एंटीवायरस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आते हैं 125। हमने पीछे से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम चाहते थे कि इधर के क्वेश्चन ज्यादा हम इंक्लूड करें पहले, जो हाल ही में पूछे गए हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 125। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज ए assertion ए, और दूसरा क्या है आपका रीजन। दो स्टेटमेंट नीचे दी गई है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कम से कम मतलब आपको 10-15% क्वेश्चन तो ऐसा होते ही हैं। सारे में से करीब करीब 10% तो होंगे ही कम से कम। 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं लगभग लगभग, और 50 क्वेश्चन अगर है तो 5 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं, 100 ज्यादा ही बनते हैं। कि रीजन लेंगे, एक आपको स्टेटमेंट देंगे, एसेशन होगा, और इसका एक कारण देंगे। फिर आपके पास ऑप्शन एबीसीडी होगा, मैं बताता हूँ पढ़ के। पहले क्या बोला है, एसेशन में क्या बोला है, मतलब जो स्टेटमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल यूजर इन इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ये एक कथन है। आप लोग अगर हिंदी मीडियम वाले जो है वो भी ऐसे क्वेश्चंस को किए होंगे हर जगह पे, खाली ये आईसीटी में नहीं है, हर जगह पे आती है। कि एक आपका स्टेटमेंट यानी आपका एक कथन दिया गया है, और इसका कारण, नीचे कारण क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज डिक्रीजिंग, मोबाइल का कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल यूजर इन इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जो मोबाइल जो आपका जो वो है मतलब यूजर है, उसका संख्या बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब इंक्रीज कर रहा है। और कारण क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज डिक्रीजिंग, मोबाइल की जो कीमतें है वो डिक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद क्या बोला है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, इस उपरोक्त कथन के प्रकाश में, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। नीचे दी गई ऑप्शन में से सबसे जो अप्रोप्रिएट है, जो सही लगता है आपको, उसको चूज कीजिए। पहले क्या दिया है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो कथन दिया गया है, स्टेटमेंट में जो एसेशन दिया गया है और जो कारण दिया गया है, वो दोनों सही है। और जो कारण दिया, जो रीजन है, वो सही व्याख्या करता है स्टेटमेंट का। और ऑप्शन बी क्या दिया है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट
मतलब दोनों चीजें करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए का। ऑप्शन सी क्या है, ए इज करेक्ट आर इज नॉट करेक्ट, मतलब आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन जो रीजन दिया गया वो गलत है। एंड लास्ट में क्या है, ए इज नॉट करेक्ट, ए करेक्ट नहीं है बट आर इज करेक्ट, लेकिन रीजन करेक्ट है। ये लगता है सर आंसर। और आप क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन ए बोल रहे हो? ए जो है ना ऑप्शन वो करेक्ट लग रहा है। अच्छा ये करेक्ट है, बाकी लोग बाकी आप बताएं। सर बी, सर बी। सी सर। बी फॉर बॉय, जी सेकंड बोल रहे हैं ना, सी। सेकंड करेक्ट बोल रहे हैं आप? जी जी सेकंड। ओके, और बाकी लोग बताएं। और सी आएगा। आप सी बोल रहे हो, ओके। मेरे लिए क्या बचा, मेरे लिए तो कोई अभी डी बचा खाली। अच्छा, और बाकी और बताएं, बाकी लोग बताएं। ए सर ए, both A and this one, A and assertion and reason both are correct. ओके। तो आप लोगों ने अपना अपना ले लिया एबीसी, और मेरे लिए तो खाली डी बचा, और हकीकत ये है कि डी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है, बट ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। मोबाइल की कॉस्ट बिक्री, आपका मोबाइल की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रही है, बस ये रीजन है, ये करेक्ट है। लेकिन ये जो भी बताया गया है, आप अगर देखोगे इंक्रीज, देखो कहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को फंसाता है, कितने हमें हमें भी लग रहा है कि सबको लग रहा है कि ये ही होना चाहिए, लेकिन और शार्प लॉजिक सोचो, क्या कंटिन्यूअसली बढ़ ही जा रहा है? अगर आप इसे कंपेयर करेंगे 2000 के हिसाब से, तो 2000 के हिसाब से वो बड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं हो कि घटा हुआ वो? अगर आप इसको अगर देखोगे, रिपोर्ट देखोगे, टेलीकॉम रेगुलेशन एक्ट आई है, वो बताता है कर सकता है। ये बताता है कि इंडिया में 1.16 बिलियन वायरलेस मोबाइल और टेलीकॉम सब्सक्राइबर है, और जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1.3 से लेके 1.5 आपका 4 बिलियन के अंदर। अगर आप देखोगे इस तरह से, तो ये हमें लगता है कि सैचुरेशन पॉइंट आपका, मतलब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, लेकिन हर साल में इंक्रीज ही करेगा, मतलब पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज ही करेगा। ये नहीं हो, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब सैचुरेट हो जाएगा, जब सबके पास मोबाइल ऑलरेडी आ ही जाएगा, तो आप कब खरीदोगे मोबाइल? जब आपके मोबाइल पहले पहले वाले खराब हो गया हो, या आपके पास मतलब जो नई जो फैसिलिटी है उसके बिना आपका काम नहीं हो रहा हो, या नए फैसिलिटी वाला मोबाइल लोगे तो आपका काम बहुत, जैसे भी मान लो कि सारा क्लास ऑनलाइन हो चुकी है, तो जो स्मार्टफोन है उसका बहुत ज्यादा रोल है। तो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था वो सोच रहे होंगे कि हाँ मैं भी एक स्मार्टफोन ले लूं, क्योंकि बहुत सारा काम आपका ऑनलाइन स्मार्टफोन से हो जाती है। लेकिन अगर ये चीज नहीं हुआ होता और लोगों का काम चल रहा था, और जिनके पास बजट आपका लिमिटेड है, तो ये वो क्या नया नया खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। जिनके पास बजट बजट अच्छे खासा है, और जिनके पास शौक है कि हम चेंज करते रहे, उनका अलग बात है। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी है और मेरा काम चल रहा है, तो क्या हम हर साल खरीदेंगे मोबाइल? नहीं खरीदेंगे। तो जब एक सैचुरेशन पॉइंट लगभग पहुंच चुका होगा, उसके बाद क्या इंक्रीज करेगा, भले ही प्राइस कम हो जाए। तो ये क्या होगा, अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकली देखोगे तो एसेशन सही लगते हुए भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। किसी को डाउट है? सर इसमें रैपिडली वर्ड जो है इसके कारण डाउट है ना, रैपिडली नहीं हो रहा है। वही एक बात वर्ड है जो उसको डिस्कार्ड कर देगा उसके स्टेटमेंट को। कौन से बोला? इंडिया इंक्रीज रैपिडली, रैपिडली मतलब क्या, बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। बहुत तेजी से कैसे बढ़ेगा? क्योंकि एक बार जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो बढ़ेगा, धीमे धीमे बढ़ेगा, बहुत फास्ट कैसे बढ़ेगा? सबके पास बस सबके अभी ऑलमोस्ट मैक्सिमम के पास स्मार्टफोन हो चुका है। अब आप कब खरीदोगे? जैसे मैं सोच रहा हूँ खरीदने के लिए, क्योंकि मेरा जो हो सकता है कि अभी जो आपका जो स्पेस आया है बहुत ज्यादा बन के आ रहा है, 256 GB का आपका दे रहा है, मतलब एक रिजनेबल बजट में आपको मिल जा रही है आपका 256 GB का। तो स्टोरेज कैपेसिटी का बहुत बड़ा दिक्कत होती है। तो कंपनियां करती क्या है, इसीलिए
आपका बहुत बड़ी बिजनेस पॉलिसीज होती है कि किसी एक मॉडल पे सारे फीचर नहीं देता। कंपनियां किसी एक भले ही आप कितना ही महंगा अगर आप मतलब 1.5 लाख 2 लाख का मोबाइल लो, 3-4 लाख का मोबाइल लो, अलग बात है। नॉर्मली किसी एक मोबाइल पे सारे फैसिलिटी देता नहीं है। होगा क्या, उस कंपनी का वो मॉडल तो बहुत बिकेगा, बाकी सब नहीं बिकेगा। तो करता क्या है कि वो डिवाइड कर देता है, किसी में आपका बहुत फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज देगा, किसी में स्टोरेज बहुत ज्यादा देगा। आप देखो एप्पल के इतने महंगे महंगे फोन होते हैं, तब भी उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, वही 128 GB या ऐसी होती है, जबकि उसके सस्ते फोन में 256 GB मतलब मिल जाती है। किसी में क्या होगा, कैमरा बहुत अच्छा कर देगा। तो सारे चीज बहुत अच्छा उसी में देगा जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख की मोबाइल हो, वो तो फिर उनकी संख्या तो इतने कम बिकेगी कि उसमें हो सकता है कि सारा दे दे, लेकिन देता नहीं है। इसके कारण ये होती है कि सारे जो आपका उनका जो मॉडल है वो मतलब हर मॉडल पे अपना अपना वैल्यूज रहे और बिक्री होती रहे, वरना सैचुरेशन हो जाएगा, फिर आप क्यों खरीदोगे। सैमसंग का किसी का भी ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो, बहुत महंगा वाला छोड़ के नॉर्मल मोबाइल पे सारे फीचर नहीं होते, कुछ ना कुछ आपको कमी रह जाती है, ताकि आप उसके लिए दूसरे कोई मोबाइल आगे जाके खरीदो, या एक साथ आप मतलब दूसरा दो इससे अगर आप 2 फोन खरीदते हो, ये आपके घर के अगर मेंबर्स है, तो आपके पास एक तरह का फोन हुआ और किसी और के पास अच्छे कैमरे वाला फोन हो जाएगा, किसी और के पास कुछ हो जाएगा, तो सबके लिए वो एक नीड बनी रहेगी। इस तरह से हम इसको देखा हमने हमने देखा कि कितने 124 में क्या था। अच्छा 124 बताए क्या होगा। देखो आंसर जानते हुए भी गलत हो गया ना, इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडो ऑफ commercials that open automatically on browsing on web pages। एक्स्ट्रा ब्राउजर जो होती है विंडो में, जो आपका आप देखते हैं कि अपने आप आपका जो है खुल जाती है, ऑटोमेटिकली खुल जाती है। उसको पॉपअप्स। उसको क्या बोलते हैं, उसको पॉपअप्स। पॉपअप। पॉपअप एक्चुअली एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, इसको GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये डिस्प्ले होता है एरिया में, यूजुअली क्या होता है, ये एक स्मॉल विंडो होता है जो सडनली आपका जो है, इसको पॉपअप्स कहते हैं, आपका अपीयर होता है फोरग्राउंड पे। और ये एक आपका विजुअल इंटरफेस के लिए होता है। ये पॉपअप्स आपका इनिशिएट करता है सिंगल या डबल माउस पे क्लिक करते हो, आपका रोल ओवर करने से आती है ये। कभी कभी आपका ये, हम इसको माउस ओवर भी के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में कभी अगर माउस ओवर आता है तो आप समझ लेना यही इसी के बात की जा रही है। सर ये फिशिंग क्या होता है सर? फिशिंग के बारे में तो हम आगे बात करेंगे कि आपको बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना, जैसे हम नहीं चाहते हैं कि जैसे इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे अनैतिक काम होती है जो नैतिक नहीं होती है, जैसे आपकी जानकारी को चुरा लेना, या आपको ऐसे अनवांटेड मेल भेज देना, या उसका क्या कहते हैं विज्ञापन करना जिसकी आपको अननेसेसरी, और इस तरह की जो अनवांटेड चीजें होती है, इसी में आपका फिशिंग आता है, स्पैम आता है, सारा चीजें बताऊंगा आगे चेक करके। इसके लिए सर बनाया भी आपने गया क्या है अलग से। बताया था? सर पॉपअप के एक और बात बताया ना सर, क्या चीज हाँ, बताया था आपने? ग्राफिकल इंटरफेस क्या बताया आपने? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बोलते हैं इसको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, इसको बोलते हैं GUI। इसका माउस ओवर भी हम इसको बोल देते हैं, लेकिन कभी 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 वो बोला जाता है। माउस ओवर। हाँ माउस ओवर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका भी मतलब होता है कभी अगर आ जाए तो। 123 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया गया आपको। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब आर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी।
और आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म याद किया होगा, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप लोग शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना। स्टेटमेंट टू क्या बोला है, एफटीपी इज ए सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ये दो बातें बताई गई है, तो आपको बतानी है इनके बिहाफ पे कि कौन सा सही है। ऑप्शन में क्या बोला है, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, both statement are false, statement 1 is correct but second is false, and first is incorrect, second is true. So world wide web is an example of client server technology. ये जो स्टेटमेंट दी गई है, तो आप क्या बोलोगे इसको? ये नॉट एग्जाम्पल है ना सर, एग्जाम्पल नहीं है ऐसा बोला है। इज नॉट एन एग्जाम्पल, हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। क्या तो क्या है, ये है कि नहीं है? एक्चुअली क्या करेक्ट है होता है, सर, ये है करेक्ट सर, है सर। ये जो आपका ये तो है। बेसिक अगर आइडिया देखोगे बिहाइंड द वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होती है, एक क्लाइंट और एक सर्वर के एप्लीकेशन के बेस पे होती है, जो आपका हाइपर टेक्स्ट टाइप का डॉक्यूमेंट्स के लिए हम जो बोलते हैं। तो नॉट जो दिया गया है, नॉट से क्या हुआ, उसको उल्टा मीनिंग हो गया। तो क्या होगा, ये रॉन्ग हो गया वो। क्योंकि वो है, उसको नॉट नॉट बताया जा रहा है, और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। A dialogue between the human being and a computer, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता उसको। A dialogue between human being and a computer program that occurs simultaneously in various form is described as। जो संवाद होती है मनुष्य के साथ और आपका संगणक प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक बोलते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ जो एक तुरंत आपका जो कम्युनिकेशन होती है, मतलब आपका जो डायलॉग होती है, इन वेरियस फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज मैन मशीन स्पीक, ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन बी है बाइनरी चैट, ऑप्शन सी है डिजिटल टॉक, ऑप्शन डी है इंटरएक्टिविटी। तो बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ह्यूमन कम्युनिकेशन जो होती है, ये बेसिक एग्जांपल होती है आपका इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ये इन्वॉल्व होता है दो डिफरेंट प्रोसेस में। किसमें होती है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्टिव, जब ह्यूमन टू ह्यूमन जब इंटरैक्टिव करते हैं, एंड ह्यूमन टू कंप्यूटर आपका इंटरैक्टिविटी। तो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्टिविटी जो होती है, हम कब करते हैं, जो हम आपस में जो हम इंसान बात करते हैं उस समय करते हैं इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी बाइनरी चैट। नहीं, बाइनरी चैट तो नहीं जाएगा, बाइनरी चैट कैसे जाएगा, ये इंटरैक्टिविटी है, इंटरेक्शन कर रहे हो ना, बाइनरी चैट कहाँ कर रहे हो? बहुत लोगों को सबको 0 1 पता है क्या? इंटरैक्टिविटी कर रहे हो ना आप, इससे कुछ मतलब जैसे आपने गूगल से बोला कि उसमें वॉइस सर्च का इस्तेमाल करते हो, कुछ भी बोला आपने, कोई कमांड दिया, तो क्या कर रहे हो आप, इंटरेक्शन कर रहे हो उससे, कर रहे हो ना, बाइनरी चैट तो नहीं कर रहे हो। वो अलग, बाइनरी चैट तो होगा, बाइनरी चैट क्या होगा? बाइनरी चैट वो अलग बात है कि जैसे आप जो कमांड देते हो उसको वो 0 1 से चेंज करके ट्रांसफर करके फिर उसको आपका जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक आपका एक वो करता है, मतलब जो उसका जो मशीन लैंग्वेज चेंज कर रहा है, लेकिन वो अंदर का पार्ट है। हम तो इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, जिसको कंप्यूटर कुछ नहीं आता, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा इंटरेक्शन कर रहे हैं। जैसे आपने एलेक्सा है, एलेक्सा से कुछ बोलो, तो आप क्या सोच के बोलते हैं कि हम बाइनरी में कर रहे हैं? आप तो टेक्नोलॉजी नहीं जानते उसका, आप जो बोल रहे हो उसको जवाब दे रहा है, भले ही उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको एआई में चला गया। तो आप क्या बोलोगे, इंटरएक्टिविटी बोलोगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इंटरएक्टिविटी, ना कि बाइनरी चैट। Which number system is usually followed in a typically 32-bit computer system? कौन सा नंबर सिस्टम हम अप्लाई करते हैं, बाइनरी, ऑक्टेल मतलब 2 8 10 मतलब हेक्साडेसिमल, या 16, कौन सा? तो आप जानते ही हो
कि जो 32 बिट का कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं 0 1 का इस्तेमाल करते हैं, तो बाइनरी होता है, ऑप्शन ऐसा ही होगा। सर इसको थोड़ा सा बता दीजिए, 32 बाइट क्या कहलाता है, बिट कंप्यूटर क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम होता है ना, जैसे हमने पढ़ा ना, तो आप जब भी कमांड देते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, आप अभी 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 आपने किया नहीं है शायद, नंबर सिस्टम में चैप्टर है जो बहुत डिटेल में पढ़ने होंगे, उसका इसको उसमें आपका ऑक्टेल, आपका नाम, आपका हेक्साडेसिमल जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, जैसे हम 32 बोल दिए ना, या आपका 15 बोल दिया, कोई नंबर बोल दिया है, उसको हम बाइनरी में चेंज करते हैं, 0 1 0 1 में चेंज करते हैं। तो जो 32 बिट कंप्यूटर होती है वो बाइनरी में होती है, मतलब 0 1 पे 0 0 1 को 0 और 1 को समझता है वो। तो वो 2 to the power n के फॉर्म में चलता है, जिसका भी हम लोग बात नहीं कि 2 to the power n करोगे, अगर 5 के बदले 5 करोगे तो 2 to the power 5 आ जाएगा, इजिकल टू क्या होगा 32 हो जाएगा, और 2 to the power 6 करते हो तो 64 हो जाएगा। वो 2 to the power n को फॉलो करता है, इसीलिए जो आपका वो इस नंबर पे, मतलब इसी के मल्टीप्लाई में चलती है। तो वो सब हमने अभी किया नहीं है क्योंकि सिलेबस में मैंने देखा नहीं था, लेकिन नंबर सिस्टम आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में काफी कुछ आता है, इसमें सब चीजें उसी से आता है। तो 32 बिट का जो कंप्यूटर पहले होते थे, अभी तो अब तो खैर बहुत कम ही मिलेंगे शायद, तो होंगे कहीं कहीं पे, तो ये वो 0 1 पे काम करता था, मतलब बाइनरी इस पे, तो इसलिए उसको बोलते थे वो 0 1। आपका ऑप्शन ऐसा ही है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, CD ROM, DVD ROM, arrange these in ascending order of storage capacity। स्टोरेज कैपेसिटी वाले में बहुत रिसेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप देखो इसमें क्या हार्ड डिस्क दिया है, और अब जब आपका हार्ड डिस्क है सामने, और किससे बोला असेंडिंग में बोला है, असेंडिंग ख्याल रखना कि असेंडिंग आपका ऑप्शन असेंडिंग में चलनी है, मतलब आरोही क्रम में चलनी है। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर ए होगा। BCA ए होगा। आप ख्याल रखना, हमें गलती क्या करते हैं, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा तो हार्ड डिस्क भरी होती है, तो हम और ए को शुरू करेंगे, तो अगर अगर ए को लेंगे तो ऑप्शन डी में कोई जाएगा, तो अगर डिसेंडिंग बोला होता तब आप जाते हैं, इसमें असेंडिंग बोला हुआ है, तो मतलब सबसे कम वालों का पहले रखना होंगे। तो क्या होगा CD ROM, और फिर क्या हो जाएगा आपका DVD ROM, और फिर क्या होगा हार्ड डिस्क। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आप लोगों ने करेक्ट बोला है। CD में अगर जानते भी हो, CD में कितने डाटा आते थे, 700 MB ऐसा ही कुछ आती थी ना, और DVD में शायद 2 पॉइंट कुछ GB से लेकर के उससे ज्यादा भी आते थे, और हार्ड डिस्क तो आप जानती हो, तो ऑप्शन ए सही होगा। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ट्रांजिस्टर, VLSI, माइक्रो प्रोसेसर है, वैक्यूम ट्यूब, और इंटीग्रेटेड सर्किट। या आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पढ़ोगे, कि मैं जो आपका आप उस बुक से पढ़ोगे जो KVS मदान जी की बुक है, या कोई भी बुक ले सकते हो, उसमें आपको काफी डिटेल में मिलेंगे, और ऑनलाइन भी मिल जाएंगे कि कंप्यूटर का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो वही जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो पहले क्या था, वैक्यूम कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर, इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर में क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब, उसका इस्तेमाल करते हैं एक लॉजिक सर्किट के साथ। उसके बाद आपका आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, जो इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे, इसको इसलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में भी कहते थे, क्योंकि उसमें इस्तेमाल होता था, तो थोड़ा सा स्पेस कम हो गया उसमें, और थोड़ा सा फीचर बढ़ गया। तो ये ट्रांजिस्टर कंप्यूटर जिसको हम लोग यूज करते थे, ये डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर्स के लिए, और वैक्यूम टिप की जगह पे जब इस्तेमाल ट्रांजिस्टर आ गया है तो छोटा भी हो गया, काफी चीजें अच्छी हो गई। उसके बाद आई कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के लिए, उसमें वहां पे हम IC का इस्तेमाल करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होते थे कि बहुत छोटे में हम इसको चेंज कर पाते थे, IC कहते थे। IC का नाम आपने सुना भी होगा, कभी कभी बोलते हैं ना कि आपका IC इस डिवाइस का IC खराब हो गया, तो वो उसको हम रिप्लेस करते थे, वो रिपेयरिंग नहीं होता था, वो रिप्लेस करते थे, बहुत छोटी छोटी इसमें अंदर इसमें कंपोनेंट होते थे इसके, उसको उसको कहा गया वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बताया गया है।
तो एक सिंगल आईसी जो है उसमें काफी कुछ होता है, उसमें ट्रांजिस्टर होता है, रेजिस्टर्स होता है, कैपेसिटर्स होता है, सब फिजिक्स का टर्म है। कैपेसिटर्स होती है, ये पूरे सर्किट में मिलके उसको बनाते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ जनरेशन जो है वो करीब करीब 71 से 80 के आसपास के बात है ये। उसको कहा गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसको वीएलएसआई बोला गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो वीएलएसआई के रूप में माना गया इसको। और इसमें आपका जो है ऐसे सर्किट में करीब करीब 5000 ट्रांजिस्टर एक साथ आ जाती थी। इस तरह से क्या होगा, अगर आप देखोगे तो मैचिंग करने के लिए बोल रहा है, तो थर्ड के साथ किसका होगा, थर्ड क्या है आपका, ये ऑप्शन सी, सी किसके साथ होगा आपका, वैक्यूम ट्यूब कहाँ पे था बताओ। फर्स्ट जनरेशन से। हाँ, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ इसमें से। सर बी आंसर सही होगा। समझ आ गया ना, ये फर्स्ट के साथ थर्ड हो जाएगा, एक के नीचे थ्री दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी को डाउट तो नहीं था उस क्वेश्चन में, बता दिया था सारा जनरेशन में कैसे कैसे चेंज होती है। ऐसे आप देखोगे कि आपका बी क्या दिया है, बी के साथ आपका और ए के साथ थर्ड है, बी क्या बोला है सेकंड जनरेशन, सेकंड के साथ कौन सा जाएगा आपका, ट्रांजिस्टर करते थे, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, तो बी के साथ फर्स्ट हो गया। वैसे सी के साथ क्या थर्ड जनरेशन, थर्ड के साथ क्या हो जाएगा, अभी बताया अभी आपको क्या हो जाएगा आपका, थर्ड के साथ सी के साथ क्या बोला है थर्ड जनरेशन, मिलाओगे उसको, किससे था, आईसी था, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ये। और जो फोर्थ है वो वीएलएसआई, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सर अभी तो फिफ्थ जनरेशन आ रहे हैं। अभी तो बहुत चेंजेस है, मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि इसमें बात करूंगा तो इतनी ज्यादा लंबी चीजें आ जाएगी, और मैं शुरू करूंगा तो मुझे मेरे से बहुत सारी बातें निकल जाती है, और जो सब लोग अपडेटेड नहीं होते ना सिस्टम से, मतलब ये आईटी से, तो उन लोगों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, तो मैं अपने आप को संयम कर लेता हूँ। विच ऑफ द सर फॉलोइंग, थोड़ा जनरली बता दीजिए सर, शार्ट कर। बता दो फिफ्थ दिया का सर, जनरेशन का, नहीं फिफ्थ जनरेशन का थोड़ा सा शार्ट कट में बता दीजिए। अभी पेपर्स कर लेते हैं, एक दिन हम उसको खाली बात करेंगे, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। विच ऑफ द जी सर। फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट स्टोर्स, इसके लिए फिफ्थ जनरेशन के लिए अगर अगर जानना चाहोगे तो आपको थोड़ी सी फिजिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपका जो है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके ऊपर थोड़ा, जैसे आपका मान लो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होती है, फिर आपका डायोड क्या होती है, डायोड ट्रायोड टेट्रोड कैसे काम करता है, फिर आपका पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सब चीजों पे थोड़ा सा आपको जानने होंगे, तभी आप उसको ठीक से मतलब समझ कर तो इसको एंजॉय कर पाओगे उस नॉलेज को। Which is the following computer based system that stores the manipulates data which are viewed from a geographical point or references. सर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। Geographical information इंफॉर्मेशन सिस्टम system बी। B। तो इनमें से क्या है आपका, बस पूछा गया कि कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन द स्टोर मैनिपुलेट्स डेटा विच आर व्यूड फ्रॉम ए जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं, हम अगले क्लास में इसको और डिटेल में करेंगे। और आप लोग अगर मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप लोगों में से किसका बैकग्राउंड क्या है, अगर मेजोरिटी का बैकग्राउंड साइंस और मैथ के होंगे तो हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम बात करेंगे तो अगर सबके लिए नहीं होगा तो फिर वो फ्रूटफुल नहीं होगा, तो मैं ज्यादा नहीं बोलता इसमें। लेकिन आप लोग अगर अपना अपना वो बता देंगे ग्रुप में कि कौन किस फील्ड से है, तो अगर ज्यादा लोग इससे अगर रहेंगे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको जो है सॉफ्ट आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी या फिजिक्स का जो आपको जो जानकारी है थोड़ी होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि मैं डायोड का बात बोलूँ, टेट्रोड का बात बोलूँ, टायर्ड का बात बोलूँ, टायर्ड बोलूँ, एनपीएन जंक्शन बोलो, पीएनपी जंक्शन बोलो, फॉरवर्ड बायस बोलो या रिवर्स बोलो, ये सारा चीज इसमें आ जाएगा जो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहेंगे। जो जनरेशन का भी हमने बात की, हमने कल आईसी बोलकर छोड़ दिया, आईसी के ऊपर बहुत कुछ होती है, बहुत सारी चीजें, तो बात करेंगे इसके ऊपर कभी। थैंक यू, आप सबको प्रणाम, आप सबका दिन मंगलमय हो।